कहानी की शुरुआत होती है कुछ इमॉर्टल्स के साथ जो आराम से चेस खेल रहे होते हैं। इमॉर्टल ली बता रहा होता है कि उसकी लेजर टाइम कभी भी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। इस बार की टेंशन ये है कि उसे किसी का एहसान चुकाना है। उसने कभी वादा किया था कि अगर ब्लैक अगरबत्ती के जरिए कोई मैसेज आए तो वो अपने एक पुराने दोस्त के डिसेंडेंट को अपना डिसाइपल बना लेगा। लेकिन पिछले 3 सालों में जब भी वो अगरबत्ती जलाया गया वो जल्दी बुझ जाता था और इसी वजह से ली को बार बार ढूंढने जाना पड़ा। अब 13वीं बार वो अगरबत्ती जलाया गया है और इस बार ली ने ठान लिया है कि वो देखेगा कि उसे बार बार छेड़ने वाला ये बंदा है कौन। अर्थ पर हम अपने प्रोटैगनिस्ट बाय को देखते हैं जो बार बार वो अगरबत्ती जलाता है। इस बार वो खुद को काम रखने की कोशिश कर रहा है ताकि इस बार वो मैसेज प्रॉपर्ली भेज सके और फिर से भाग न जाए। रिचुअल इस बार भी खतरनाक है। लाइटनिंग गिर रही है और बाय भाग रहा है। उसके गांव वाले उस इमॉर्टल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिसे वो लोग व्हाइट वीजल कहते हैं। वो बाय को बेवकूफ कहते हैं लेकिन गांव का हेड सबको कहता है कि बाय के लिए थोड़ा रिस्पेक्टफुल हो क्योंकि सबने बाय को बचपन से बड़ा होते देखा है। फिर पहाड़ों पर बाय ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला होता है लेकिन तभी ऊपर से एक आवाज आती है जो उसे डांटती है कि वो ब्लैक इंसेंस से खेल क्यों रहा है। और फिर इमॉर्टल ली खुद अपीयर हो जाता है। बाय उसे एक्सप्लेन करता है कि वो 3 साल से वेट कर रहा था। ली डिमांड करता है कि बाय एक्सप्लेन करे कि उसने 10 बार मैसेज भेजने की कोशिश की और हर बार भाग क्यों गया। बाय बताता है कि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और गांव वाले ही उसके लिए सेकंड पेरेंट्स बन गए थे। सब जानते थे कि जो कोई भी वो अगरबत्ती जलाएगा उसे इमॉर्टल डिसाइपल बना लेगा। लेकिन हर बार जब बाय अगरबत्ती जलाता गांव वाले उसे जाने से रोकते और वो रुक जाता। ली इंप्रेस्ड होता है कि इतना छोटा बच्चा इतना लॉयल है। बाय बताता है कि अब वो रेडी है इमॉर्टल बनने के लिए ताकि वो हमेशा जी सके। ली उसे डिसाइपल बनाने के लिए एग्री करता है लेकिन बाय बोलता है कि वो पहले विलेज हेड से गुड बाय कहना चाहता है। वो बोलता है कि हेड सबसे ज्यादा उसे जाने नहीं देना चाहता लेकिन जब वो गांव की तरफ देखता है तो हेड तो ऊपर वाले का धन्यवाद कर रहा होता है कि बाय अब जा रहा है। गांव वाले सेलिब्रेट करते हैं लेकिन बाय वादा करता है कि वो एक दिन जरूर लौटेगा। इसके बाद ली उसे इमॉर्टल सेक्टर ले जाता है ट्रेनिंग शुरू करने के लिए लेकिन वहां पहुंचते ही ली उसे छोड़ देता है और बाय को ग्रीट करता है जंग जो बताता है कि फायर किचन में नया रिक्रूट आया है। लेकिन उनका इंट्रोडक्शन बीच में ही रुक जाता है जब बाव नाम का बंदा एंट्री मारता है। वो गुस्से में है कि फायर किचन ने एक कमजोर बंदे को अंदर कैसे ले लिया। बाव बताता है कि उसने 7 साल तक खाना पानी में कटौती की सिर्फ इसलिए ताकि स्पिरिट स्टोन्स खरीद सके और फायर किचन में घुस सके। उसे पूरा यकीन है कि बाय ने उसकी जगह ले ली है। वो बाय पर हमला करने ही वाला होता है लेकिन जंग टाइमली एंट्री लेकर बाय को बचा लेता है और बाव को फटकारता है कि एक सेकंड लेवल कल्टीवेटर ऐसे बिहेव नहीं करता। जंग उसे वार्निंग देता है कि लड़ाई बंद कर दे लेकिन बाव तो बाय को अपना एनिमी घोषित कर देता है। वो उस पर चैलेंज स्पेल कास्ट करता है और बोलता है कि जब टाइम आएगा तो उनमें से एक को मरना होगा। फिर वो चला जाता है। जंग बाय को समझाता है कि अगर वो बाव से फाइट अवॉइड करेगा तो सब ठीक रहेगा। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि फायर किचन में एल्डर्स के लिए खाना बनता है और सारे इंग्रेडिएंट्स हाई ग्रेड होते हैं जो स्पिरिचुअल पावर देते हैं। बाय फायर किचन का 9वां मेंबर बन जाता है। अब बाय को डिवाइन इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करने के लिए ले जाया जाता है। उसे लगता है कि उसे कोई पावरफुल आर्टिफैक्ट्स चुनने होंगे लेकिन वहां तो सिर्फ कड़ाही रखे होते हैं। बाय थोड़ी हेजिटेशन दिखाता है क्योंकि उसे लगता है वो कड़ाही उठा नहीं पाएगा लेकिन जैंग उसे समझाता है कि कड़ाही होना मतलब है वो फायर किचन से बिलोंग करता है और उसे कोई बुली नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद बाय अपना एक कड़ाही चुन लेता है जो टर्टल शेल जैसा दिखता है। सब उस पर हंसते हैं। फिर जैंग उसे कल्टीवेशन सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि टोटल 10 कल्टीवेशन लेवल्स होते हैं। लेवल जितना हाई उतनी ज्यादा टेक्निक्स सीख सकते हो। जब कोई सभी 10 लेवल्स क्रॉस कर लेता है तो वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल में एंट्री करता है। फायर किचन वाले सेक्टर में डिसाइपल्स सिर्फ लेवल 3 तक जा सकते हैं। उसके आगे उन्हें आउटर सेक्टर जाना पड़ेगा। पूरी जर्नी बहुत लंबी होगी और बाय को ये समझ आता है कि उसे खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। उसी रात बाय ट्रेनिंग में स्ट्रगल कर रहा होता है और उसे कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है शायद बाव उसे ढूंढते हुए आ गया है लेकिन किचन में जाकर दिखता है कि बाकी मेंबर्स बाहर खाना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बाव को देखते हैं जो कहता है कि बाय ज्यादा दिन तक फायर किचन में छुप नहीं सकता और जब वो बाहर निकलेगा बाव उसे खत्म कर देगा। अंदर आते ही बाय सबको बताता है कि अब उसे और नहीं खाया जाएगा और वो वादा करता है कि किसी को नहीं बताएगा कि उन्होंने स्पिरिचुअल फूड खाया था। उसे समझाया जाता है कि उसने अभी ट्रेनिंग शुरू की है इसलिए उसके लिए ये खाना जरूरी है ताकि उसके शरीर की सारी इंप्यूरिटीज बाहर निकल जाएं। जैसे जैसे वो लोग और स्पिरिचुअल फूड खाते हैं उनकी बॉन्डिंग भी बढ़ती जाती है और तभी बाय चौंक जाता है जब उसे लगता है कि उसके शरीर में जलन हो रही है। अगली सुबह बाय को और भी ज्यादा शॉक लगता है जब उसे रियलाइज होता है कि अब उसके शरीर में ट्रेनिंग के बाद पेन नहीं हो रहा और उसके अंदर क्लियरली की सर्कुलेट हो रही है। अब वो पहले से ज्यादा मोटिवेटेड है। टाइम बीतता है फिर उसे महसूस होता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर कंट्रोल कर सकता है। भूख लगने पर वो अपनी कड़ाही में एक स्पिरिचुअल राइस ग्रेन पकाता है और उसका रिजल्ट देख के सरप्राइज हो जाता है। बाद में बाकियों को चिंता होती है क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से बाय को देखा नहीं था लेकिन बाय एक्सप्लेन करता है कि वो बस ट्रेनिंग में सीरियसली बिजी था। जंग भी शॉक्ड रह जाता है जब बाय इतनी जल्दी फर्स्ट कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच गया है और बाय इसका क्रेडिट ग्लोइंग राइस को देता है। सब हंसने लगते हैं क्योंकि ऐसा कोई ग्लोइंग राइस होता ही नहीं और जब तक कोई आइटम रिफाइन न हो तब तक ऐसा पॉसिबल भी नहीं। फिर वो बताते हैं कि रिफाइनिंग अभी बाय की रीच से काफी दूर है लेकिन आगे चल के वो जरूर किसी न किसी तरह की रिफाइनिंग करेगा। रिफाइनिंग के 3 टाइप होते हैं। वेपन रिफाइनिंग ताकि वो और पावरफुल बने, एलिक्सर रिफाइनिंग जिससे उनकी क्वालिटी बेटर हो और तीसरा स्पिरिचुअल रिफाइनिंग जो बहुत रेयर होता है और बहुत ही कम लोग इसे कर पाते हैं। इसमें वर्ल्ड की लाइफ एनर्जी को फोर्सफुली किसी ऑब्जेक्ट में डालना होता है और जब भी रिफाइनमेंट सक्सेसफुल होता है तो वो आइटम एक यूनिक नक्काशी छोड़ता है और उसकी पावर डबल हो जाती है। उस रात बाय सोचता है कि कहीं उसका वो राइस ग्रेन स्पिरिट रिफाइन तो नहीं था और उसका कड़ाही कहीं कोई डिवाइन इंस्ट्रूमेंट तो नहीं जो स्पिरिट रिफाइनमेंट कर सकता है। वो डिसाइड करता है कि इसे टेस्ट करना पड़ेगा और तब तक वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। बाहर बाव अभी बाय के बाहर आने का वेट कर रहा होता है लेकिन बाय रियलाइज करता है कि वो अभी सिर्फ लेवल 2 पे है और अब उसे और ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि उसे छिपकर न रहना पड़े। कुछ समय बाद बाय फिर से शॉक्ड होता है जब वो सोचता है कि उसने अपनी वुडन सोर्ड को 2 बार रिफाइन कर लिया है लेकिन फिर उसका कड़ाही ग्लो करने लगता है और उसे लगता है कि उसे कुछ खींचा जा रहा है। फिर वो डर जाता है जब उसके कुछ बाल गिरने लगते हैं और तब उसे समझ आता है कि शायद वो अपनी लाइफ स्पैन खो रहा है। बाय ने हमेशा अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कॉशियस डिसीजंस लिए थे लेकिन अब उसे लगता है कि कड़ाही ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। लेकिन तभी वो डिस्कवर करता है कि वो अपने कड़ाही को अब्सॉर्ब और समन कर सकता है जब चाहे। जंग उसे बाहर बुलाता है और बाय बाव को ब्लेम करने लगता है कि उसी की वजह से उसने इतना इंटेंस ट्रेनिंग किया जिससे स्पिरिचुअल रिफाइनिंग हुई और अब उसकी लाइफ कम हो गई। वो गुस्से में बाव को फाइट के लिए चैलेंज करता है लेकिन पता चलता है कि बाव तो अब गायब है और शायद उसने हार मान ली है। बाय अपसेट हो जाता है क्योंकि अब उसे लग रहा है कि उसने अपनी लाइफ स्पैन बेवजह खो दी। लेकिन तभी एक और मेंबर ओवरहियर करता है और बताता है कि एक नया मिशन आया है जिसे कंप्लीट करने पर 1 साल की एक्स्ट्रा लाइफ स्पैन मिल सकती है। इसके बाद बाय मिशन के लिए सप्लाईज खरीदने टाउन जाता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। तभी वहां बाव टकरा जाता है और बोलता है कि अब कोई नहीं है उसे बचाने के लिए। बाय कहता है कि अब वो रेडी है लड़ने के लिए लेकिन जैसे ही बाव के साथ 2 और आदमी आते हैं बाय का माइंड चेंज हो जाता है और वो भागने लगता है। बाव उसका पीछा करता है और दूसरी तरफ बाकी फायर किचन वाले बाय को ढूंढ रहे होते हैं। बाव के साथ जो 2 आदमी होते हैं उनमें से एक बताता है कि वो लोग सुपरविजन डिपार्टमेंट से हैं और बाय बाव की फाइट को ओवरसी करने आए हैं। जंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि वो इनसे अकेले निपट सकता है। पास ही बाव फाइट शुरू करता है और बाय अब अपनी रिफाइंड सोर्ड से डिफेंड करता है। दूसरी तरफ जंग और वो सुपरवाइजर आपस
आपस में फाइट करने लगते हैं। दोनों ही लेवल 3 कल्टीवेटर्स होते हैं और फाइट भी इंटेंस होती है। फिर अचानक सब रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी की जान जाने वाली है। जैंग को लगता है कि बाय शायद हार गया है, लेकिन सब चौंक जाते हैं जब पता चलता है कि बाय एक्चुअली जीत गया है। बाय गुस्से में बाव को ब्लेम करता है अपनी लाइफ स्पैन खोने के लिए और वार्निंग देता है कि अगर उसकी लाइफ वापस नहीं मिली तो वो फिर से बदला लेगा। सुपरवाइजर भी शॉक रह जाता है जब देखता है कि एक न्यू डिसाइपल ने पावरफुल बाव को हरा दिया और बाव खुद मानता है कि बाय अब लेवल 3 कल्टीवेशन तक पहुंच चुका है। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि एडवांसमेंट ट्रायल शुरू होने वाला है, जहां सिर्फ टॉप 3 लोग आउटर सेक्टर में जा पाएंगे। जैंग बताता है कि फायर किचन ग्रुप कभी इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन बाय सोचता है कि अब चीजें बदलने का टाइम आ गया है। कुछ समय बाद गांव वाले कहते हैं कि फायर किचन इतनी चुप क्यों है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग टॉप पोजीशन के लिए प्लान कर रहे होते हैं। तभी ओहायो फैमिली का अराइवल होता है और सब डर के मारे भाग जाते हैं जब एक अजीब सी लड़की कैरेज से बाहर निकलती है। लेकिन सबका अटेंशन इस बात पर होता है कि फायर किचन इस बार ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहा है। बाय जैसे ही पहुंचता है उसे वहां इतनी भीड़ देखकर शॉक लगता है। वो जंग को बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें अपनी प्लानिंग पे टिके रहना होगा और जंग भी एग्री करता है। फिर ट्रायल शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन वालों ने क्या प्लान किया है। उनका एम है कि वो तीनों आउटर सेक्टर की स्पॉट्स खुद ले लें, लेकिन उसके लिए एक सॉलिड स्ट्रेटेजी चाहिए। सबको तब झटका लगता है जब बाय अपना प्लान रिवील करता है कि बस वेट करो, क्योंकि ये ट्रायल बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। बाय चाहता है कि बाकी लोग आपस में लड़ लड़ के थक जाएं और ये लोग पीछे से अपनी एनर्जी बचा के रखें। सबने काफी टाइम से ट्रायल के लिए ट्रेनिंग की है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देख के सब शॉक हो जाते हैं। ये एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा इंटेंस है। आखिर में ग्रुप को फाइट करनी ही पड़ती है ताकि बाय आगे भाग सके। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं मूवमेंट और रिस्ट्रिक्टेड होती जाती है, लेकिन बाकी सबको शॉक तब लगता है जब बाय उस रिस्ट्रिक्शन से बिल्कुल अनअफेक्टेड दिखता है। फायर किचन के बाकी मेंबर्स जैसे ही माउंटेन पे चढ़ रहे होते हैं वो सुपरवाइजर चेन से टकरा जाते हैं। चेन को ये बड़ा अजीब लगता है कि फायर किचन जो हमेशा सबसे प्रॉफिटेबल सेक्टर रहा है वो अब ट्रायल में हिस्सा क्यों ले रहा है, लेकिन चैन उनका पीछा नहीं कर पाता और पीछे रह जाता है, बस खाली धमकियां देता रह जाता है। दूसरी तरफ बाय उस डेंजर जोन में पहुंचता है और उसे वो इन्फो याद आती है जो जांग ने दी थी। ट्रायल का फाइनल हर्डल होगा 5 वुडन पिलर्स जो कीचड़ में लगे होंगे और फ्लोटिंग रॉक्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में कंट्रोल करने पर रास्ता खुलेगा। जांग ने कहा था कि ट्रायल इतना डिफिकल्ट नहीं है और अगर कोई गिर भी जाए तो मरता नहीं, लेकिन बाय को इस पर शक है। बाय पीसेस को अरेंज करने की कोशिश शुरू करता है, लेकिन पूरा टाइम डरा हुआ रहता है। अब बस एक ही पीस बचता है और बाय बैरली जंप करके वहां पहुंचता है। एक बर्ड कुछ सेकंड्स तक उसकी हेल्प करता है, लेकिन फिर उड़ जाता है और बाय चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। लेकिन सेकंड्स बाद ही बाय को होश आता है और पता चलता है कि वो जिंदा है और ट्रायल पूरा हो चुका है। बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि जैसे ही वो तीनों गेट पार करेंगे वो ऑफिशियली आउटर सेक्टर डिसाइपल्स बन जाएंगे और उनकी इमॉर्टैलिटी की जर्नी शुरू होगी। तभी 2 और पार्टिसिपेंट्स वहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि वो लेट हो चुके होते हैं। लेकिन फिर बाय सबको शॉक कर देता है जब वो कहता है कि उसका ग्रुप अभी रेडी नहीं है। बाय सबके सामने बोलता है कि वो फायर किचन में अपने भाइयों को छोड़ने से बहुत सैड है। उसे ये डिसीजन लेना पसंद नहीं है, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि सबने इतनी मेहनत करके ट्रायल पूरा किया है। फिर ड्रामेटिक अंदाज में वो बताता है कि उसका भाई भूख से पतला हो गया है और मील स्किप करने से बेहोश तक हो चुका है। फिर बाय रिवील करता है कि वो आउटर सेक्टर की अपनी स्पॉट को 200 स्पिरिट स्टोन्स में बेच देगा। बाय फिर एक फुल ऑन इमोशनल स्पीच देता है ड्रीम्स को परस्यू करने की और इमॉर्टैलिटी की राह शुरू करने की। अभी उनमें से एक बंदा रियलाइज करता है कि जब वो इमॉर्टल बन जाएगा तो उसे स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत ही नहीं होगी और वो अपनी सारी लाइफ सेविंग्स बाय को दे देता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन तभी ट्रायल का निगरानी करने वाला सब कुछ रोक देता है और कहता है कि ये लोग खुलेआम रूल्स ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन जब बाय उससे पूछता है कि कौन सा रूल तोड़ा गया है तो निगरानी करने वाला कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर बाय अपना नॉलेज दिखाता है और एक एक रूल गिनवाना शुरू कर देता है। घंटे बीत जाते हैं और बाय पूरी रूल्स डिटेल में सुनाता है। जब ये क्लियर हो जाता है कि कोई रूल ब्रेक नहीं हुआ, बाय बाकियों की स्पॉट्स के लिए बिड्स लेना शुरू कर देता है। काफी लोग टोन्स तक की बिड करते हैं, लेकिन तभी हाउ फैमिली की वो मिस्टीरियस लड़की आती है और एकदम 10 गुना ज्यादा ऑफर करती है। बाय शॉक्ड होता है, लेकिन स्माइल के साथ डील एक्सेप्ट करता है और वो ऑफिशियली सेकंड आउटर सेक्टर डिसाइपल बन जाती है। चंद थोड़ी देर बाद पहुंचता है और जो हो रहा है उससे बहुत परेशान होता है, लेकिन निगरानी करने वाला उसे एक्सप्लेन करता है कि कोई भी रूल तोड़ा नहीं गया है। हाँ, ये पहली बार है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो निगरानी करने वाला सबको बोलता है कि चलो लॉ एनफोर्समेंट हॉल चलते हैं ताकि सब ऑफिशियली वेरीफाई हो सके। सब अग्री कर जाते हैं क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन चैन अब भी सेटिस्फाई नहीं होता और बाय को जबरदस्ती गेट की तरफ भेज देता है ताकि उसे आउटर सेक्टर डिसाइपल बना ही दे। सबको लगता है कि बाय को जबरदस्ती गेट से अंदर भेजा गया, लेकिन रियलिटी में उल्टा होता है। गेट के उस पार चेन होता है। फ्लैशबैक में रिवील होता है बाय की कड़ाही ने उसे ऑटोमेटिकली बचा लिया था। चेन वापस लौटने की कोशिश करता है, लेकिन निगरानी करने वाला उसे समझाता है कि एक बार कोई डिसीजन ले लिया जाए तो वो फाइनल होता है। वहीं वो लड़की जो गेट के लिए पे करके गई थी बाय को थैंक्स कहती है और अपना नाम मे बताती है। बाय भी रिलीफ फील करता है कि वो फायर किचन के साथ ही रहेगा। सब लोग अमेज्ड होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने आउटर सेक्टर की स्पॉट्स बेचकर स्पिरिट स्टोन्स कमा लिए हैं। सब अपने अपने तरीके से स्टोन्स को यूज करने का प्लान बनाने लगते हैं और बाय सिंपली कहता है कि उसे बस एक लॉन्जेविटी पिल चाहिए। लेकिन तभी एक हायर फोर्स आती है और बाय के ग्रुप को एक एक करके उठा ले जाती है और डिक्लेयर करती है कि उन्हें आउटर सेक्टर डिसाइपल्स बनना ही पड़ेगा। बाय को दोबारा इमॉर्टल ली से मिलवाया जाता है और वो अपनी साइड की कहानी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि उसे सीरियसली ट्रेनिंग करनी होगी वरना वापस अपने विलेज भेज दिया जाएगा। ली के जाने के बाद एक बंदा आता है, उसका नाम होता है यूनफेई और वो बाय से मिलता है। बाय आउटर सेक्टर में मिले ट्रीटमेंट से काफी सरप्राइज्ड होता है। उसे नए कपड़े तक दिए जाते हैं। यूनफेई बताता है कि उसने पहले कभी इमॉर्टल को किसी पे इतना गुस्सा होते नहीं देखा और बाय से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया। बाय अपनी सफाई देता है, लेकिन यूनफेई उसे समझाता है कि अब वो आउटर सेक्टर डिसाइपल है और उसे प्रॉपर एटिकेट मेंटेन करनी पड़ेगी, स्पेशली क्योंकि अब वो एक अपोथिकारी अप्रेंटिस है, यानी वो जो मेडिसिनल पाथ को फॉलो करता है, जो कि 4 मेन सेक्टर्स में से एक है। अपोथिकारीज को यूजुअली बहुत रिस्पेक्ट मिलती है और यूनफेई चाहता है कि बाय उसी तरह बिहेव करे। बाय इंस्पायर्ड फील करता है क्योंकि उसका ड्रीम है कि एक दिन वो खुद लॉन्जेविटी पिल्स बना सके। यूनफेई एक्सप्लेन करता है कि अगर बाय इनफ मेहनत करे तो एक दिन ऐसा आएगा कि 1 साल लाइफ एक्सटेंड करने वाली पिल बनाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद बाय को स्क्रिप्ट पैविलियन ले जाया जाता है जो फायर किचन से कई गुना बड़ा होता है, लेकिन वहाँ उसे एलिक्सर रिफाइनिंग की कोई बुक्स नहीं दिखती। यूनफेई समझाता है कि अप्रेंटिसेस को पहले 10 वॉल्यूम्स की प्लांट्स और स्पिरिचुअल बीस्ट्स की नॉलेज लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वो जायंट मॉन्यूमेंट्स का एग्जाम दे सकते हैं। बाय को कुछ स्क्रोल्स ऊपर की तरफ दिखते हैं और यूनफेई बताता है कि वो सीड स्क्रोल्स हैं जो काफी टाइम से यूज नहीं हुए। तभी एक आदमी आता है जो एक स्पेसिफिक स्क्रोल ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहाँ के बाकी लोग उसका लोकेशन याद नहीं कर पाते। सरप्राइजिंगली बाय आगे आता है और एग्जैक्ट लोकेशन डिटेल्स में बता देता है। वो आदमी खुशी से झूम उठता है और बाकी लोग भी अब बाय से स्क्रिप्ट्स ढूंढने में हेल्प लेने लगते हैं। यूनफेई को ये देखकर भरोसा नहीं होता कि इतनी शॉर्ट टाइम में बाय ने इतना सब कुछ एक्यूरेटली याद रख लिया। इसके बाद बाय एक स्क्रिप्ट मांगता है और सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं जब वो बोलता है कि उसे अनडाइंग पावर ऑफ इमॉर्टैलिटी सीखनी है। दूसरे लोग बताते हैं कि वो स्क्रिप्ट इनकम्प्लीट है और ट्रेनिंग बहुत पेनफुल होगी, बोन्स में इंटेंस दर्द और भूख जैसी कंडीशंस फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन बाय रेडी है। अगले दिन वो हर्ब्स ढूंढ रहा होता है, तभी चैन बदला लेने के लिए वापस आ जाता है। बाय भागने लगता है और एक्सीडेंटली एक मॉन्यूमेंट में
में घुस जाता है जहाँ स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे होते हैं। उसे लगता है कि ये छिपने की अच्छी जगह है, लेकिन तभी एक आवाज आती है कि एग्जाम टैबलेट एक्टिवेट हो गया है। चैन अब भी बाहर वेट कर रहा होता है, तो बाय डिसाइड करता है कि चलो एग्जाम दे ही देते हैं। उसे बोला जाता है कि सिंबल ड्रॉ करके एग्जाम शुरू करे। दूसरी तरफ एक क्राउड गॉडेस जोए का एग्जाम पूरा होने का वेट कर रही होती है। वहीं बाय फाइनली एक यूनिक सिंबल डिसाइड करता है और एग्जाम शुरू हो जाता है। उसे बताया जाता है कि 10,000 प्लांट्स को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा और बाय को उन सबको फिर से उनके ओरिजिनल फॉर्म में असेंबल करना होगा। जब वो सारे पीसेस को कॉल्ड्रन में डाल देगा, तब देखा जाएगा कि उसने कितने प्लांट्स को सही तरीके से असेंबल किया है। बाय ने हाल ही में इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, इसलिए वो कॉन्फिडेंटली उन्हें वापस असेंबल करने लगता है। बाय पूरी मेहनत से काम करता है, लेकिन पास में जलती हुई स्टिक ये दिखा रही होती है कि उसका टाइम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। थकावट धीरे धीरे हावी होने लगती है, लेकिन बाय अपने आप से कहता है कि बस थोड़े ही प्लांट्स बचे हैं और वो हार नहीं मान सकता। दूसरी तरफ जोई कॉन्फिडेंटली एनिमल स्केलेटन्स असेंबल कर रही होती है और एक और मॉन्यूमेंट से बाहर आती है। लोग उससे इतने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि कोई बाय को मॉन्यूमेंट से निकलते नहीं देखता। बस मैं नोटिस करती है, मैं एक्सप्लेन करती है कि जिस कैंडिडेट का एग्जाम स्कोर हाईएस्ट होता है उसका सिंबल मॉन्यूमेंट के ऊपर अपीयर होता है। सबको लगता है जोई का सिंबल एक बार ऊपर आएगा, क्योंकि उसने पहले ही 9 मॉन्यूमेंट्स में फर्स्ट प्लेस ली हुई है। अगर वो 10वें में भी फर्स्ट आती है तो ये 1000 सालों में पहली बार होगा। सिंबल अपीयर होना शुरू होता है और कोई बोलता है कि उन्होंने डिवाइन कॉल्ड्रन की आवाज सुनने की उम्मीद कभी नहीं की थी। डिवाइन कॉल्ड्रन की साउंड आती है सिर्फ तब जब कोई ऑल टाइम मॉन्यूमेंट्स में फर्स्ट आता है। सब लोग इमोशनल हो जाते हैं, कुछ तो रो पड़ते हैं और सब हिस्ट्री विटनेस करने रेडी होते हैं। लेकिन जैसे ही सिंबल क्लियरली दिखता है, कोई आवाज नहीं आती और बेस की जगह एक टर्टल का सिंबल दिखता है। पूरा क्राउड स्टंड रह जाता है। बाय मौके का फायदा उठाता है और प्रिटेंड करता है कि वो कोई और है और बोलता है ये टर्टल कितना स्टाइलिश और अडोरेबल है यार। तभी एक बंदा आता है जिसका नाम होता है जिन और वो जोए को कांग्रेचुलेट करने आता है, लेकिन जोए उसे इग्नोर करके वापस एक और मॉन्यूमेंट के अंदर चली जाती है। जिन सोचता है कि शायद जोए उससे नाराज है क्योंकि वो सेलिब्रेशन के लिए लेट आया, लेकिन असल में जोए फिर से वही प्लांट एग्जाम देने गई होती है। थोड़ी ही देर में वो एग्जाम पूरा कर लेती है और सोचती है कि कोई उसकी 7000 वाली स्कोर को बीट कर गया, जो उसे काफी इंप्रेसिव लगता है। इस बार वो 8000 प्लांट सही से असेंबल कर लेती है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है फिर से वही छोटा सा टर्टल सिंबल दिखाई देता है। अब जोए सोचती रह जाती है कि आखिर उस विनर ने कितने प्लांट्स असेंबल किए होंगे। कुछ टाइम बीतता है और हमें पता चलता है कि जोए ने पूरे 7 दिन तक लगातार कोशिश की कि वो उस लिटिल टर्टल को हरा सके, लेकिन हर बार फेल हुई। अब लोग स्पेकुलेट करने लगते हैं कि वो टर्टल वाला कोई एंशिएंट बुद्धिमान बंदा होगा जिसके पास ढेर सारी एक्सपीरियंस है। भाई ये सब सुनता है और सोचता है कि एक दिन वो परफेक्ट मोमेंट पे रिवील करेगा कि वो लिटिल टर्टल असल में वही है। लेकिन तभी जिन सडनली अनाउंस करता है कि जो भी उस लिटिल टर्टल के मालिक को पकड़ेगा, चाहे जिंदा हो या मरा, उसे रिवॉर्ड मिलेगा। जो भी टर्टल को सपोर्ट करता है उन्हें मार गिराया जाता है। जिन कहता है कि उस टर्टल ने जोए की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं क्यूट टर्टल को डिफेंड करती है, लेकिन जिन उसे हर्ट करने ही वाला होता है कि बाय बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। थोड़ी देर बाद मैं बाय को रोक लेती है और कहती है कि वो उस बंदे से बहुत इंस्पायर्ड है जो टर्टल के पीछे है। अब वो उम्मीद करती है कि टर्टल इवेंचुअली 10 मॉन्यूमेंट्स में फर्स्ट आकर सीक्रेट ट्रेजर जीत ले। बाय के लिए ये पहली बार होता है जब वो ट्रेजर के बारे में सुनता है और अब वो मे के साथ मिलकर उस लिटिल टर्टल को चीयर करने का डिसीजन लेता है। कुछ समय बाद बाय दिन रात मेहनत करता है। मैं उसके पास खाना लेकर आती है और उसके रूम में पड़े स्क्रिप्ट्स देखकर अमेज हो जाती है। वो बाय की कंपैरिजन खुद लिटिल टर्टल से कर देती है। कहती है कि उसे फुल कॉन्फिडेंस है कि बाय सारे 10 कल्टीवेशन लेवल्स क्रैक कर सकता है। मैं यहाँ तक कह देती है कि वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट फेज तक भी पहुंच सकता है, जिससे बाय फिर से शॉक्ड हो जाता है। मैं बताती है कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के 3 टाइप्स होते हैं। एक तो ह्यूमन की लाइफ को 100 इयर्स तक बढ़ा सकता है और दूसरा उससे भी ज्यादा। बाय समझ जाता है कि ये एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है और सोचता है कि पहले तो सारे मॉन्यूमेंट एग्जाम्स पास करने हैं। अगर वो ट्रेजर मिल गया तो अल्टीमेट गोल को अचीव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इधर सेक्टर के एक चीफ को बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि उसे लगता है कि टर्टल चीटिंग कर रहा है, क्योंकि वो मॉन्यूमेंट्स को जोई से भी तेज पेस में क्लियर कर रहा है। ली अज्यूम करता है कि ये सब ट्रेजर की वजह से हो रहा है और दूसरा चीफ डिमांड करता है कि टर्टल की आइडेंटिटी पता करने के लिए फुल इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए। अब ये भी रिवील होता है कि सेक्टर में ग्रुप्स के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है और इनोसेंट लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। लोग अब सोचने लगते हैं कि शायद लिटिल टर्टल जस्टिस के लिए फाइट कर रहा है। कुछ ही महीनों में लिटिल टर्टल पूरे 9 मॉन्यूमेंट्स में फर्स्ट आ चुका होता है और उसे पकड़ने की सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं। फिर एक रात बाय लास्ट मॉन्यूमेंट के सामने वेट कर रहा होता है और नोटिस करता है कि वहाँ कोई लॉ एनफोर्समेंट मौजूद नहीं है। वो कॉशियसली अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है बाहर एक बड़ी सी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जिन बोलता है इस बार मैं उस लिटिल टर्टल को बचकर नहीं जाने दूंगा। तभी जोए वहाँ पहुंचती है और कहती है कि वो बस ये देखने आई है कि आखिर वो लिटिल टर्टल है कौन। उसी वक्त फाइनल मॉन्यूमेंट के ऊपर लिटिल टर्टल का सिंबल चमक उठता है और डिवाइन कॉल्ड्रन की आवाज फिर से सुनाई देती है, जो 1000 सालों में पहली बार हुई थी। मॉन्यूमेंट के अंदर एक वॉइस बाय को कांग्रेचुलेट करता है कि उसने सारे 10 मॉन्यूमेंट्स में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है और उसे सुप्रीम ट्रेजर मिलता है। मॉन्यूमेंट खुलते ही सब लोग उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी सबका ध्यान एक अजीब टर्टल शेल पर चला जाता है। लेकिन असल में वो सिर्फ बाय का कड़ा ही होता है और सब लोग उसके पीछे भाग पड़ते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि एक टर्टल इतनी तेजी से भाग सकता है, लेकिन वो सब ठान लेते हैं कि उसे पकड़ना ही है। ये बीच में आती है और फिर बाय के सेक्टर के लोग और लॉ एनफोर्समेंट के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी ली आता है और लड़ाई को रोकता है और सबको वहां से हटने को कहता है। बाय भी वहां से निकलता है लेकिन गिर जाता है और उसी मोमेंट में उससे वो इमॉर्टैलिटी पिल हाथ से गिर जाता है और एक वाइल्ड चिकन आकर उसे निगल जाता है और फिर शाही अंदाज में उड़ जाता है। बाय तो शॉक में ही चला जाता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और बाय एक्सप्लेन करता है कि लोग अब लिटिल टर्टल को क्रिमिनल की तरह नहीं देखते, अब वो एक मिस्टीरियस लेजेंड बन चुका है। बाय अब बताता है कि वो 4th लेवल तक पहुंच चुका है। अभी तक इमॉर्टल बनने में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई थी, लेकिन अब चीजें बदलने वाली हैं। अब हम बाय को ट्रेन करते हुए देखते हैं। वो सबसे पहले अपनी स्किन रिफाइन करता है, मसल्स और बोन्स को बार-बार खींचता और टाइट करता है। ये ट्रेनिंग बहुत पेनफुल होती है, लेकिन बाय खुद को याद दिलाता है कि उसे सब सहना है। एक पॉइंट पर वो बेहोश हो जाता है और जब उठता है तो उसे इतनी भूख लगती है जितनी कभी नहीं लगी थी। वो कहता है कि कोई भी आम इंसान इस सब को झेल नहीं सकता और उस बर्ड को कोसता है जिसने उसकी इमॉर्टैलिटी पिल खा ली थी। बाय अब कसम खाता है कि अब हर चिकन को इसका प्राइस चुकाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वो एक चिकन फार्म में एक डिकॉय इंसेक्ट की मदद से चिकन को ट्रिक करता है। अगले दिन टाउन के लोग ज़ू के पास जमा होते हैं क्योंकि उसे उन्हें इन्फॉर्म करना है कि इमॉर्टल ली के चिकन चोरी हो रहे हैं। लेकिन ये नॉर्मल चिकन्स नहीं होते, ये होते हैं स्पिरिट टेल्ड चिकन्स, जो बहुत रेयर और वैल्यूएबल होते हैं दवाइयां बनाने के लिए। जोए बताती है कि थीफ एक रात में डजन्स ऑफ चिकन्स चुरा चुका है। वो ये भी कहती है कि ली तो अभी डीप ट्रेनिंग में है और उसे कुछ पता नहीं है, इसलिए उसके डिसाइपल होने के नाते वो खुद इस मैटर को हैंडल करेगी। वो ये भी अनाउंस करती है कि जो भी थीफ को पकड़ेगा उसे उसका प्रोटेक्टिव पेंडेंट इनाम में मिलेगा। बाय रियलाइज करता है कि अब सिचुएशन उसके लिए डेंजरस हो सकती है, इसलिए वो जल्दी एक्शन लेने की सोचता है। अभी एक और बंदा आगे आकर थीफ पकड़ने का एक प्लान देता है, लेकिन बे बीच में टपक पड़ता है ताकि जोए का ट्रस्ट जीत सके और उस बंदे के प्लान की सारी कमियां हाईलाइट कर देता है। फिर बाय सजेस्ट करता है कि सब लोग मिलकर एक थीफ कैचिंग स्क्वाड बनाएं और एक इमोशनल स्पीच देता है कि चाहे कोई बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई मदद कर सकता है। जोए बाय की बातों से इंप्रेस्ड हो जाती है और उसे स्क्वाड का लीडर बना देती है। साथ ही उसे एक रिबन देती है सिंबल ऑफ ट्रस्ट के तौर पर। रात को बाय सोचता है कि अब उसके पास नई आइडेंटिटी है,
चिकन चोरी करना और आसान हो जाएगा। वो एक और फार्म में पहुंचता है और चोरी करते टाइम उसे जोई की आवाज सुनाई देती है जो डिसअपॉइंटमेंट में बोल रही होती है। बाय सोचता है कि अब वो पकड़ा गया है और ली उसे जरूर एक्सपेल कर देगा, इसलिए वो मर्सी के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि जोई असल में उन फार्मर्स को डांट रही थी जो ड्यूटी पर सो रहे थे। पर तभी बाय स्पॉट हो जाता है और ड्रामेटिक अंदाज में अनाउंस करता है कि उसने थीफ को पकड़ने की कोशिश में अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी थी, लेकिन वो उस इविल थीफ से हार गया और उसे इंटरनल इंजरीज भी हुई हैं। बाय फुल रिस्पांसिबिलिटी ले लेता है। स्क्वाड लीडर होते हुए भी थीफ उससे भाग गया और जोई उसकी स्टोरी पूरी तरह मान लेती है। जोई कहती है कि बाय ही अकेला था जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था और वो ही उसके पेंडेंट का असली हकदार है। जोई उसे रेस्ट करने की सलाह देती है और कहती है कि काश सेक्टर में और भी डिसाइपल्स बाय जैसे होते। रेस्ट के बाद बाय फिर से अपनी थीफ कैचिंग स्क्वाड का लीडर बन जाता है, लेकिन साथ साथ वो खुद भी थीफ बना रहता है। एक रात वो और चिकन बोन्स दफनाता है और सोचता है कि अब इस चिकन फार्म में बस कुछ ही चिकन्स बचे हैं। अब उसे अपनी चोरी के ऑपरेशन को दूसरे सेक्टर्स तक फैलाना पड़ेगा। साथ ही वो अपनी इंटेंस ट्रेनिंग भी कंटिन्यू करता है। एक रात वुड्स में अचानक उस पर स्नीक अटैक होता है। बाय डॉज करता है लेकिन रियलाइज करता है कि वो कितना अनफिट हो गया है। हर मूवमेंट से उसकी सांसें फूल जाती हैं। आखिरकार उसे एक हिट लगती है लेकिन वो खुश हो जाता है जब देखता है कि उसकी स्किन अब टर्टल शेल जितनी हार्ड हो गई है। तभी ली सामने आता है और बाय की स्किन देखकर अमेज हो जाता है। उसे समझ में आता है कि बाय ने अनडाइंग स्किन अचीव कर ली है और उसे पार करते हुए आयरन स्किन तक पहुंच गया है। ली कहता है कि बाय ने बहुत दर्द झेला होगा ये सब करने में, लेकिन उसे एक डाउट है। वो बताता है कि इस प्रोसेस में सिर्फ दर्द ही नहीं, इंसान को बार-बार एक्सट्रीम भूख भी सहनी पड़ती है। लेकिन बाय तो उल्टा मोटा हो गया है। बाय इसका ब्लेम बैम्बू पे डालता है, लेकिन ली समझ जाता है कि ये सब चिकन्स की वजह से हुआ है। बाय कहता है कि वो बेगुनाह है, लेकिन ली कोई एक्सक्यूज नहीं सुनता और वो सारे चिकन बोन्स जो बाय ने दफनाए थे निकाल कर दिखा देता है। बाय मदद के लिए चिल्लाता है क्योंकि उसे लगता है कि ली उसे मार देगा। ली फिर उसे उठाकर ले जाता है और सीधा मोटे बाय को छोड़ आता है वैली ऑफ 10,000 स्नेक्स में। थका हारा बाय गिड़गिड़ाकर ली से उसे बचाने की भीख मांगता है। वो अपने सारे स्पिरिट टेल्ड चिकन्स खाने का रीजन देता है कि वो बहुत ज्यादा भूखा था। वो कसम खाता है कि अब से एकदम चेंज हो जाएगा, लेकिन ली सोच में पड़ जाता है कि क्या एक साइको चिकन थीफ पर भरोसा किया जा सकता है। फिर ली उसे बताता है कि उनके सेक्टर में अब एक इंटरनल कंपटीशन होने वाला है और बाय को जरूर टॉप 5 में आना होगा, वरना ली उसे हमेशा के लिए उस सांपों की वैली में छोड़ देगा। बाय थोड़ा घबरा जाता है लेकिन स्नेक्स का डर इतना स्ट्रांग होता है कि वो मान जाता है। जब बाय घर वापस आता है तो वो प्राउडली रिवील करता है कि उसने अपनी तलवार को अब तक 3 बार स्पिरिट रिफाइन कर लिया है और अब उसकी स्पीड और पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वो ये भी बताता है कि उसका प्रोटेक्टिव पेंडेंट भी अब अपग्रेड हो चुका है और वो 5th लेवल तक पहुंच चुका है। लेकिन उसे ये भी क्लियर है कि अपकमिंग कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। बाय कुछ ऐसी स्क्रिप्चर्स पढ़ने लगता है जिनमें बहुत एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं जो शायद बाकी लोग समझ ही ना सकें। उसका मानना होता है कि अगर वो इन कॉन्सेप्ट्स को सीख गया तो उसे सॉलिड एडवांटेज मिलेगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है लाइटनेस एंड वेट, जिसे प्रैक्टिस करने के लिए वो एक बड़ा सा वाटर टैंक उठाने की कोशिश करता है लेकिन बुरी तरह से फेल हो जाता है और ज्यादा स्टडी करने पर उसे समझ आता है कि असल में उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बेटर कंट्रोल करना होगा। बाय वो भी सीख जाता है, लेकिन जब वो थ्रोट लॉक नाम का एक मूव करने की कोशिश करता है तब उसे रियलाइज होता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी इतनी पावरफुल नहीं है। इसी रियलाइजेशन के बाद वो डिसाइड करता है कि अब उसे बैम्बू बेचना पड़ेगा ताकि वो ऐसे एलिक्सर्स खरीद सके जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की स्ट्रेंथ बढ़ा सके। कुछ समय बाद बाय दोबारा ट्रेनिंग में लौटता है और इस बार वो पानी का टैंक उठा भी लेता है लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। उसे रियलाइज होता है कि अगर वो कंपटीशन में टॉप 5 में नहीं आया तो उसे सांपों की वैली में वापस भेज दिया जाएगा और इमॉर्टैलिटी का सपना बस सपना बनकर रह जाएगा। अगली सुबह बाय जब उठता है तो देखता है कि उसकी छत में एक होल है, लेकिन वो जल्दी समझ जाता है कि ये कोई थीफ नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास चोरी करने लायक कुछ है ही नहीं। फिर उसे याद आता है कि शायद उसने नींद में ही थ्रोट लॉक मूव कर लिया था। इस सोच के साथ उसमें एक नई कॉन्फिडेंस आ जाती है कि वो कंपटीशन में सबको हरा सकता है। अब कहानी जम करती है सीधे कंपटीशन वाले दिन पर। यहाँ रिवील होता है कि बाय के पहले ट्रायल का निगरानी करने वाला, जिसका नाम फैंग है, वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। अभी एक लड़की आती है फे, जिसे सब एक बेहद पावरफुल कंटेस्टेंट के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वही कंपटीशन जीत जाएगी, जबकि बाकी लोगों को लगता है कि फैंग जीत सकता है क्योंकि वो भी लेवल 5 के पीक पर है। कंपटीशन बस शुरू ही होने वाला होता है, लेकिन इमॉर्टल चीफ ली का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता। दूसरी तरफ बाय अपने आप पर प्राउड फील करता है क्योंकि उसने फाइनली एक लॉन्जेविटी पिल और कुछ प्रोटेक्टिव टैलिस्मन्स खरीद लिए हैं ताकि वो कंटेस्ट के दौरान अपनी जान बचा सके। लेकिन इमॉर्टलिस्ट उसे डांट देता है क्योंकि वो कंपटीशन में ऑलमोस्ट लेट हो चुका होता है और फिर उसे तुरंत वहां ट्रांसपोर्ट कर देता है। बाय सीधा बाकी कंपटीटर्स के सामने गिरता है और ली से चिल्लाता है कि वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है, लेकिन फे उसकी मदद करती है और उसे उठाती है। बाय डिसाइड करता है कि अब जब यहाँ आ ही गया हूँ तो रह ही जाता हूँ। फैंग उसे गौर से देखता है, शॉक्ड होकर कि बाय ने सिर्फ आधे साल में इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि अब वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। बाय एक्साइटमेंट में कहता है कि वो सबसे पहले जाना चाहता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि सभी लोग नंबर ड्रॉ करेंगे जिससे डिसाइड होगा कि फर्स्ट राउंड में कौन कौन एक दूसरे से भिड़े। वह पहले तो बहुत खुश हो जाता है ये सुनकर कि उसे सबसे आखिर में लड़ना है, लेकिन फिर उसे बताया जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसका ओपोनेंट कौन होगा। फिर कंपटीशन की शुरुआत होती है और पहले 2 पार्टिसिपेंट्स आपस में भिड़ते हैं। सब लोग उनकी ताकत और स्किल्स देखकर दंग रह जाते हैं और थोड़ी ही देर में चैन को विजेता घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद कंटेस्टेंट्स 3 और 4 लड़ते हैं और बाय ये देख के हिल जाता है कि फाइट्स कितनी ब्रूटल हैं। डर के मारे वो जल्दी से ढेर सारे प्रोटेक्टिव टैलिस्मन्स अपने ऊपर चिपका लेता है। फैंग की फाइट भी इवेंचुअली शुरू होती है और वो सबको शॉक कर देता है जब वो सिर्फ एक ही बार में मुकाबला खत्म कर देता है। फे भी अपनी फाइट में सबको इंप्रेस करती है। वो ग्रेसफुली हर अटैक को डॉज करती है और फिर एक स्मोक स्क्रीन यूज करके अपने ओपोनेंट को हरा देती है। फिर बाय की बारी आती है और वो लिटरली भागने की कोशिश करता है, लेकिन ली उसे पकड़ लेता है और जब बाय बहाना मारता है कि उसे बाथरूम जाना है तो ली कैजुअली कह देता है जाओ मैं वेट कर लूंगा। बाय का ओपोनेंट उसे देखकर कहता है कि ये कोई कुकिंग कंपटीशन नहीं है। वो बाय के हाथ में कढ़ाई देखता है, लेकिन बाय कहता है ये डिफेंस के लिए है भाई। फिर फाइट शुरू होने का सिग्नल मिल जाता है। ओपोनेंट फुल पावर में अटैक करता है और बाय का कढ़ाई हाथ से गिर जाता है, लेकिन तभी सब देखते हैं कि उसका ओपोनेंट बेहोश पड़ा है। एक छोटी सी फ्लैशबैक में रिवील होता है कि असल में बाय के कढ़ाई ने ही सारा काम किया था। बाय को विनर घोषित कर दिया जाता है। अब उसे वार्निंग मिलती है कि आगे से वो कोई भी बर्तन यूज नहीं कर सकता। सभी लोग उसके ढेर सारे सामान को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फैंग चुपचाप सोचता है कि बाय को अंडर एस्टिमेट करना बेवकूफी होगी। फर्स्ट राउंड के विनर्स को नए नंबर्स ड्रॉ करने होते हैं और बाय रियलाइज करता है कि बस एक और फाइट सर्वाइव करनी है और वो टॉप 5 में पहुंच जाएगा। उसे उम्मीद होती है कि कोई वीक ओपोनेंट मिल जाए, लेकिन तभी फैंग का नाम लिया जाता है। सब लोग उस बेचारे पर अफसोस करने लगते हैं जो अब फैंग से लड़ेगा और वो कोई और नहीं बाय होता है। बाय इतना डर जाता है कि वो फैंग की तरफ देखने तक से डरता है, लेकिन ऑब्जर्वर्स को लगने लगता है कि शायद बाय के पास कोई सीक्रेट मूव है। बाय भी इसी बात का फायदा उठाता है और फुल ड्रामा में फेक कॉन्फिडेंस दिखाने लगता है, जिससे फैंग थोड़ा कॉशियस हो जाता है। लेकिन बाय जानता है कि वो ज्यादा देर तक डिले नहीं कर पाएगा और अगर फाइट सच में शुरू हुई तो उसका क्या हाल होगा। वो हर पॉसिबिलिटी में खुद को मार खाता देखता है। फैंग को जल्दी ही समझ आता है कि बाय एक्ट कर रहा है और वो उसे अटैक कर देता है, लेकिन सब शॉक रह जाते हैं जब बाय लिटरली हाथ जोड़कर मर्सी मांगने लगता है। सब उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाय शेमलेसली रिक्वेस्ट करता है कि उसे पहला अटैक करने दिया जाए। फैंग अपनी एम्बैरेसमेंट के मारे मान जाता है। बाय तैयारी करता है, लेकिन सबको साफ दिख रहा
होता है कि वो बस टाइम पास कर रहा है। उसके हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं और मूव्स एकदम स्लो हो जाते हैं और क्राउड चिल्लाने लगती है कि फैंग बस अटैक कर दे। एक एल्डर बाई की टाइम डिले एबिलिटी को एडमायर करने लगता है जब वो नोटिस करता है कि 4 घंटे बीत चुके हैं। फिर बाई की तलवार हाथ से गिर जाती है और फैंग सोचता है कि बाई का अटैक फेल हो गया है। वो अब रियल फाइट शुरू करता है, लेकिन बाई की रिक्वेस्ट की फाइट को फिर से रिस्टार्ट कर दिया जाए पूरी तरह इग्नोर कर दी जाती है। फैंग अटैक करता है लेकिन उसके सारे वार बाई के ढेर सारे टैलिस्मन्स की वजह से फेल हो जाते हैं और चिप्स को लगता है कि बाई बस कंपटीशन की इंसल्ट कर रहा है। जैसे ही बाई के पास और कोई टैलिस्मन्स नहीं बचते, फैंग एक फाइनल वॉर करने वाला होता है, लेकिन तभी बाई का रिफाइंड प्रोटेक्टिव पेंडेंट उसे बचा लेता है और वो इतना पावरफुल होता है कि फैंग को चोट लग जाती है। फैंग फिर डिक्लेयर करता है कि अब उसका अगला मूव ऐसा होगा जिसे कोई भी आइटम रोक नहीं पाएगा। फिर वो ब्लड स्पिरिट टेक्निक यूज करता है और बाई नोटिस करता है कि फैंग की तलवार 2 बार स्पिरिट रिफाइन हो चुकी है। बाई फिर भी हार मानने से इनकार कर देता है और अपनी तलवार से उसका वार रोकता है। ली ऑब्जर्व करता है कि बाई की तलवार एक्चुअली 3 बार स्पिरिट रिफाइन हुई है और सब ऑडियंस डिसबिलीफ में पड़ जाती है क्योंकि उन्होंने पहले कभी कोई ऐसी स्वॉर्ड नहीं देखी जो इतनी रेडियंस से ग्लो कर रही हो। सभी लोग स्टंट होते हैं जब ऑलमाइटी फैंग हार जाता है और बाई को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। जोए भी उतनी ही शॉक्ड होती है, लेकिन उसे बाई की लाइटनेस और वेट टेक्निक की मास्टरी ज्यादा इंप्रेस करती है। बाई ने सबको अमेज कर दिया होता है, लेकिन अंदर से वो बस ये सेलिब्रेट कर रहा होता है कि वो बच गया। इसके बाद फिर से नंबर्स ड्रॉ होते हैं और रिवील होता है कि फे अब चैन से लड़ेगी और बाई को तब तक कोई ओपोनेंट नहीं मिलता जब तक फाइनल राउंड नहीं आ जाता। चैन कॉन्फिडेंट होता है कि फे से जो भी जीतेगा वो बाई को इजीली हरा देगा, इसलिए वो फाइट जल्दी खत्म करना चाहता है। लेकिन फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होती है क्योंकि दोनों अपनी अपनी फाइटिंग स्टाइल्स का दमखम दिखाते हैं। फे नोटिस करती है कि चेन जो फाइट जल्दी खत्म करना चाहता था अब थोड़ा होल्ड बैक कर रहा है। चैन को लगता है कि फे की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो चुकी है, इसलिए वो फाइनल अटैक की तैयारी करता है, लेकिन फे उस अटैक को अवॉइड कर लेती है और फिर उसे धीरे धीरे ओवर पावर कर देती है। अंत में उसे विनर घोषित कर दिया जाता है और ऑब्जर्वर्स उसकी ताकत की तारीफ करते हैं। लेकिन एक चीफ को अब भी लगता है कि बाई दोनों में सबसे स्ट्रॉन्गर है। बाई अब ऑलरेडी टॉप 5 में पहुंच चुका होता है और उसे अब और लड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब फे के साथ उसका मैच शुरू होता है तो वो खुल्लम खुल्ला सरेंडर ऑफर कर देता है। फे गुस्सा हो जाती है क्योंकि बाई सिर्फ आइटम्स की मदद से यहाँ तक आया है और अब बिना लड़े जीत उसे देना चाहता है। नाइट टाइम में उनकी फाइट शुरू होने वाली होती है और बाई एक आखिरी बार उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो उसे सरेंडर करने दे क्योंकि वो जरूर थकी हुई होगी, लेकिन फे साफ मना कर देती है और कहती है मुझे सिर्फ एक ही बार चाहिए इस फाइट को खत्म करने के लिए। फे अपना अटैक लॉन्च करती है और बाई भी वो मूव यूज करने की कोशिश करता है जो उसने पहले बड़ी मुश्किल से सीखा था, थ्रोट लॉक। लेकिन फे का हमला उसे कहीं ज्यादा पावरफुल होता है जितना उसने सोचा था। बाई शॉक है कि फे की तलवार ने उसके प्रोटेक्टिव पेंडेंट को तोड़ दिया है और सीधे उसकी चेस्ट को पियर्स कर दिया है। बाई शॉक में उसे रूथलेस कहता है। चीफ्स भी कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उन्होंने बाई को क्लियरली मूव करते देखा था, तो उन्हें लगता है उसने बस मिस कर दिया होगा। बाई ड्रामेटिक तरीके से रिग्रेट एक्सप्रेस करता है कि अगर वो विलेज छोड़कर इमॉर्टैलिटी ट्रेन करने नहीं गया होता तो शायद कुछ और साल जी पाता। उसके आखिरी वर्ड्स रिवील करते हैं कि अब वो अपने मरे हुए माता पिता से मिलने वाला है। क्राउड उसकी साइड में भागता है, लेकिन उसी वक्त बाई अचानक उठ जाता है और बताता है कि वो एक्स्ट्रा कॉशियस था और उसने अपने सूट में 2 एक्स्ट्रा लेदर लेयर्स ऐड की थी। फे तुरंत फेंट हो जाती है और एल्डर अनाउंस करता है कि अब फे लड़ने के लायक नहीं है, इसलिए बाई को पूरे कंपटीशन का विनर डिक्लेयर किया जाता है। क्राउड दुखी है और फे भी नाराज होती है। वो डिमांड करती है कि उन्हें दोबारा लड़ने दिया जाए, लेकिन बाई उसे उसके हेल्थ को कंसीडर करने को कहता है और फिर ऑफर करता है कि वो विन उसी को दे सकता है। लेकिन फे इंसिस्ट करती है कि उनका एक फेयर फाइट होना चाहिए। बाई हेजिटेट करता है तो फे उसे अपना सोर्ड और एक फर्स्ट ग्रेड सोरिंग इंसेंस ऑफर करती है जो जीतने पर मिलेगा। बताया जाता है कि ये अगरबत्तियां बहुत मुश्किलों के बाद उसे मिला और इससे 6th लेवल कल्टीवेशन अचीव करना आसान होता है। बाई अब भी हेजिटेट करता है तो फे उसे प्लांट नॉलेज कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है क्योंकि दोनों ही अपोथिकारी अप्रेंटिसेस हैं। बाई एग्री करता है। ली एक स्पिरिचुअल प्लांट ग्रो करता है जो कई स्पिरिचुअल हर्ब्स को ग्राफ्ट करके बनाया गया है। जो भी ज्यादा हर्ब्स आइडेंटिफाई करेगा वो जीतेगा। बाई पहले फे को टर्न देता है और लोग सोचते हैं कि बाई बेवकूफ है क्योंकि फे ने द मॉन्यूमेंट्स में 5 बार टॉप 10 में जगह बनाई है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बाई ही वो लेजेंडरी लिटिल टर्टल है जिसने ऑल 10 मॉन्यूमेंट्स में फर्स्ट प्लेस लिया था। फे प्लांट ऑब्जर्व करती है और बताती है कि वो सबसे नॉलेजेबल डिसाइपल है। फिर वो 8 प्लांट्स आइडेंटिफाई करती है और एल्डर इंप्रेस हो जाता है क्योंकि ली का प्लांट परफेक्शन के करीब है और उसे पूरी तरह आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। फे ने सभी को अमेज कर दिया, लेकिन अब बाई की बारी है। वो बताता है कि उसने फे के 8 प्लांट्स के अलावा और 67 प्लांट्स आइडेंटिफाई किए हैं। फे उसे मॉक करती है कि वो रैंडमली प्लांट्स लिस्ट कर रहा है इस उम्मीद से कि कुछ गैस सही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाई बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता है जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। एल्डर टोटली स्टंट है क्योंकि बाई ना सिर्फ सभी प्लांट्स लिस्ट करता है बल्कि वो ग्राफ भी बताता है जिनसे वो बने हैं। ली फाइनली एक्सेप्ट करता है कि बाई में सच में टैलेंट है। बाई सभी 75 प्लांट्स लिस्ट करता है और फे मानती है कि वो हार गई है। बाई को दोबारा पूरे कंपटीशन का विनर डिक्लेयर किया जाता है। कुछ समय बाद बाई ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है और बहुत खुश होता है ये देखकर कि फे से मिला सोरिंग इंसेंस बहुत काम आ रहा है और उसकी प्रोग्रेस तेजी से हो रही है। तभी डोर पर एक जानी पहचानी आवाज आती है, बाई का पुराना बुली बाव। बाई इंस्टेंटली डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन बाव एक्सप्लेन करता है कि वो बस माफी मांगने आया है। वो कहता है कि पहले वो इमेच्योर था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास है। वो अब सिर्फ लेवल 3 पर है और बाई के लिए कोई खतरा नहीं है। बाव बताता है कि बाई की लेजेंडरी रेपुटेशन ने उसे इंस्पायर किया और वो उसके उस हार्ट बीटिंग के लिए थैंकफुल है जिसने उसे खुद को इंप्रूव करने का मोटिवेशन दिया। वो चाहता है कि बाई उसका ध्यान रखे, लेकिन बाई इंटरेस्टेड नहीं है। फिर बाव बताता है कि उसके पास कनेक्शंस हैं और बाई को सुपरविजन डिपार्टमेंट के लोगों से सावधान रहना चाहिए। चैन जिसे बाई ने आउटर सेक्टर में पुश किया था अब उसे अपना टारगेट बना चुका है और चैन का भाई फैंग है जो लॉ एनफोर्समेंट हॉल में है। बाव खुद को बाई का राइट हैंड मैन बनाने की बात करता है क्योंकि इमॉर्टल कल्टीवेशन वर्ल्ड में कंपटीशन बहुत इंटेंस है और एक एक्स्ट्रा दोस्त से सर्वाइवल चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उस रात दोनों साथ ड्रिंक करते हैं और बाव बाई की एडवेंचर्स की स्टोरीज सुनकर इंप्रेस्ड होता है। वो कॉन्फिडेंट है कि बाई जल्दी ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म तक पहुंच जाएगा, लेकिन बाई खुद अनश्योर है। फिर बाव बताता है कि मॉर्टल वेन एस्टैब्लिशमेंट रेल्म तक पहुंचना थोड़ा आसान है, बस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पिल्स खा लेने से हो जाता है। बाई ने कभी ऐसा नहीं सुना था और वो सुनकर शॉक रह जाता है क्योंकि उस रेल्म तक पहुंचने से उसकी लाइफ स्पैन 100 साल बढ़ सकती है। बाई को डेस्परेटली अपनी लाइफ स्पैन रिस्टोर करनी है, लेकिन बाव एक्सप्लेन करता है कि ये पिल्स खरीदी नहीं जा सकती, उन्हें खुद रिफाइन करना होगा और रिफाइन करने के लिए अपोथेकरी जर्नीमैन बनना जरूरी है। फिर दिखाया जाता है कि बाई की रेप्यूटेशन और बढ़ जाती है जब वो अपोथेकरी जर्नीमैन ट्रायल्स में ज्वाइन करता है। वो 10 में से 10 फर्नेसेस में सक्सेसफुल रिफाइनिंग करता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसका लास्ट रिफाइनमेंट इवन मिड ग्रेड लेवल पिल बनाता है। कुछ समय बाद बाई की फेम इतनी बढ़ जाती है कि लोग उसके घर के बाहर हेल्प मांगने के लिए लाइन लगाते हैं। चंद दूर से ये सब देख रहा होता है और बाई से इंसल्टेड महसूस कर रहा होता है। उसका भाई फैंग उसे काम करता है और बताता है कि उसने ऑलरेडी कुछ प्लान किया है। फिर बाई सभी लोगों की हेल्प करने के बाद मे को देखता है जो उसकी तारीफ करती है और बोलती है कि अगर बाई कभी दूर जाए तो उसे रेगुलर मैसेजेस भेजता रहे। लेकिन तभी उसका राइट हैंड मैन बाव आता है और अर्जेंट वार्निंग देता है कि बाई को तुरंत भाग जाना चाहिए क्योंकि शायद अब भी उसका बचने का चांस है। लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें लॉ एनफोर्समेंट मिलती है जो बताती है कि बाई को लॉ एनफोर्समेंट हॉल चलना होगा।